ये कहानी पीतमपुरा दिल्ली की रहने वाली एक चांदनी की कहानी है, जिसकी शादी एक आर्मी के सिपाही से हुई थी। वो सिपाही भी अंशुमान की तरह ही आतंकवादी के मुठभेड़ में शहीद हो जाता है कश्मीर में। अभी अपने पति को शहीद हुए मुश्किल से 1.5 साल ही हुए थे कि चांदनी का जो चाल चलन था उसमें बहुत बदलाव आ जाता है। उसके जो सास ससुर होते हैं चिंतित होते हैं इस बात को लेकर, और एक दिन ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। चांदनी अपने एक प्रेमी के साथ अपने ही कमरे में पकड़ी जाती है। आज से पहले तक सारे लोग चांदनी को, जो कि एक शहीद की विधवा थी, उसे भगवान की तरह पूजते थे। लेकिन क्या होता है उस घटना के बाद, ये कहानी बहुत ही मार्मिक, बहुत ही शिक्षाप्रद होने वाली है। इसके लिए आप थोड़ा सा समय निकाल के पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार, प्रणाम। कहानी के इस एपिसोड में मैं सूरज राय आपका स्वागत करता हूं। कहानी मैं शुरू करूं इससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरा जो चैनल है, अगर आप उस पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। और हाँ, मेरे चैनल पे सुपर थैंक्स का ऑप्शन चालू हो गया है, तो अगर आप उसके माध्यम से कुछ सहयोग भेजना चाहें, मेरा हौसला अफजाई करना चाहें तो आप भेज सकते हैं। 40, 50, 100, 200 जितना भी आप भेजना चाहें, या फिर अगर आप क्यूआर के माध्यम से भेजना चाहें तो आपके मोबाइल में फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो भी है उसके माध्यम से यहाँ पर जो क्यूआर कोड दिया जा रहा है इसको स्कैन करके आप जितना भी अपना सहयोग राशि भेजना चाहें भेज सकते हैं। जब भी आप अपना कोई भी सहयोग राशि भेजें तो यहाँ पर जो नंबर दिया जा रहा है इस पर एक व्हाट्सअप चल रहा है, इस पर आप अपना स्क्रीनशॉट और अपना नाम और अपना फोटो अवश्य भेजें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली के पीतमपुरा की। यहाँ पर एक चांदनी नाम की औरत रहती है, विधवा औरत है। असल में आज से 4-5 साल पहले चांदनी की शादी अभिमन्यु नाम के एक आर्मी के सिपाही से हुई थी। आपको पता है कि भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जो भी सैनिक का कार्य करते हैं उनका रुतबा ही कुछ अलग होता है। उनका जो स्वाभिमान होता है वो एक गर्व की बात होती है। और चांदनी के लिए भी ये गर्व की बात थी कि उसका जो सुहाग है देश की रक्षा के लिए है। चांदनी और अभिमन्यु की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई थी, अच्छे से हुई थी। घर में सारे लोग खुश थे। चांदनी का जो परिवार था एक छोटा सा परिवार था। घर में चांदनी थी, चांदनी के पति थे, चांदनी का एक देवर था, सास और ससुर। पति तो ज्यादा ड्यूटी पर ही रहा करते थे। सब कुछ खुशी में चल रहा था, लेकिन एक दिन ऐसी घटना होती है जो चांदनी के जीवन को तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। कश्मीर में एक आतंकवादी मुठभेड़ होता है और उस आतंकवादी मुठभेड़ में कई जवानों के साथ चांदनी का जो पति होता है अभिमन्यु, जो आर्मी में सिपाही होता है, वो भी शहीद हो जाता है। ये खबर जब दिल्ली के पीतमपुरा में पहुंचती है तो जो चांदनी होती है ये तो सुध खो बैठती है। घर में कोहराम मच जाता है। चांदनी की जो दुनिया थी वो उजड़ चुकी थी। चांदनी की हालत पागलों जैसी हो गई थी। जब शव को लाया जाता है दिल्ली के पीतमपुरा में, उसका जो शव होता है तिरंगा में लिपटा होता है और जो शव के लिए एक बक्सा होता है उसमें होता है। उस बक्से से लिपट के चांदनी इस तरीके से कारुण स्वर में रोती है, जो भी देखता है उसका कलेजा फट जाता है। चांदनी के रुदन को देखकर, चांदनी का अपने पति के प्रति प्यार देखकर। चांदनी को अब तक कोई भी बच्चा ना हुआ था, कोई भी संतान न थी। पति के शहीद होने के बाद चांदनी की जो हालत थी पागलों जैसी हो गई थी। न कुछ खाती थी न कुछ पीती थी। बहुत सारे लोग उसे समझाने आए, लेकिन किसी के भी बात का असर उसके ऊपर नहीं हुआ। लोग उससे समझाते कि देखो, जिसको जाना था वो तो चला ही गया, लेकिन अगर तुम इस तरीके से करोगी तो तुम्हारे सास ससुर को कौन संभालेगा। जितने भी लोग थे चांदनी की दशा पर देखकर, अंशुमान के जाने पर तो लोग दुखी ही थे, लेकिन चांदनी की दशा जो थी लोगों को तोड़ कर रख देती थी, लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती थी। लोग चांदनी के नाम की दुहाई देने लगे थे कि पत्नी हो तो चांदनी की जैसी हो। देखो, पति मर गया, उसके बाद चांदनी की हालत कैसी हो गई। फिर इस तरीके से 2-4 महीने बीते और फिर तब जाके बहुत समझाने पर चांदनी थोड़ा थोड़ा अपने स्थिति में सुधार करना शुरू की। चांदनी एकदम पतली हो गई थी, जो एकदम छरहरी लंबी सुंदर लड़की थी।
आज एक विधवा बनने के बाद, पति के जाने के बाद एकदम सूख के कांटा हो गई थी। लेकिन जब दोस्तों 2-3 महीने बीत गए, उसके बाद चांदनी धीरे धीरे अपने आप को रिकवर करना शुरू की और फिर धीरे धीरे सामान्य होना शुरू हुई। फिर दोस्तों इस तरीके से कुछ दिनों में ही जो चांदनी एकदम विधवा की तरह रहती थी, एकदम उदास रहती थी, उसके चेहरे पर रौनक लौट आई थी। रौनक लौट आना गलत बात नहीं है, लेकिन चांदनी के चाल चलन में बहुत सारा बदलाव हो चुका था। बदलाव इतना हो गया था कि उसके सास ससुर को चांदनी पर शक होने लगा था। शक ये होने लगा था कि कहीं इसका अफेयर किसी और से तो नहीं चल रहा। चांदनी छुप छुप के घर में मोबाइल पर बात किया करती थी। चांदनी अब एक ब्यूटी पार्लर ज्वाइन कर ली थी। घर का काम निपटा के चांदनी ब्यूटी पार्लर जाती और देर रात कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे बहुत देर रात अपने घर पे आती और ये बात उसके सास ससुर को बहुत खलती थी, बहुत बुरी लगती थी। सास ससुर ने कई बार चांदनी को समझाने की कोशिश की तो चांदनी कहती कि मैं जो काम कर रही हूँ उस काम के सिलसिले में मुझे ऑर्डर आते हैं और उस ऑर्डर के आधार पे मुझे कभी किसी फंक्शन में जाना होता है, जहाँ पर मुझे ब्यूटिशियन का काम करना होता है, महिलाओं को सजाना होता है, कभी शादी में जानी होती है वहाँ सजाना होता है। तो पार्टियों का टाइम का कोई लिमिट नहीं होता, जिसके कारण कभी कभी लेट हो जाती है। ये सब बात सुन के जो उसके सास ससुर होते थे, कोई उपाय नहीं होता था कि उसके बाद अब क्या सवाल पूछे। निरुत्तर हो जाते थे, किसी प्रकार की बहस करने की कोई संभावना ही नहीं थी। लेकिन शक जो था दिनों दिनों बढ़ता जा रहा था। एक बार उनके सास ससुर को लगा कि ऐसा किया जाए कि अपने जो बहू है इसके मोबाइल को चेक किया जाए। जब उसके मोबाइल को चेक करते हैं तो उस मोबाइल में बहुत सारे अनजान कवारे लड़के के नंबर मिलते हैं, बहुत सारे अनजान मर्दों के नंबर मिलते हैं। उनके व्हाट्सअप चैटिंग जब चेक की जाती है तो व्हाट्सअप चेकिंग में भी कई लड़कों से चैटिंग की हुई होती है और वो चैटिंग अभद्र तरीके के, आपत्तिजनक तरीके की होती है। तो वो चांदनी के माता पिता को ये सारी बातें बता देते हैं। चांदनी के माता पिता चांदनी से पूछते हैं कि क्यों बेटी ऐसा क्यों कर रही हो। तो चांदनी फिर सफाई पेश करती है। चांदनी कहती है कि मैं घर से बाहर जाकर काम करती हूँ तो लोग मुझे देखकर तरह तरह के टोंट कसते ही रहते हैं, फब्तियाँ कसते ही रहते हैं। अब मैं क्यों उनसे उलझूं। जो लोग मुझे मैसेज करते हैं, मैं अगर उनसे उलझूंगी तो मैं अपना खुद दिमाग खराब कर लूँगी, मैं अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाऊँगी। तो इससे अच्छा है कि वो लोग जो मैसेज करते हैं मैं उनके हिसाब से जवाब दे देती हूँ और फिर मैं अपने काम में लगी रहती हूँ। इससे ज़्यादा मेरा इन लोगों के चैटिंग से कोई मतलब नहीं होता। चांदनी के सफाई के सामने किसी की एक नहीं चलती, लेकिन चांदनी के सास ससुर को पता था कि दाल में कुछ न कुछ काला है। उनको पता था कि इस तरीके से जो मेरी बहू है बात को सही नहीं होने देगी, इसे रंगे हाथ पकड़ना पड़ेगा। और फिर वो एक प्लान बनाते हैं यह अपने बहू से कहते हैं कि देखो मैं 1 सप्ताह के लिए कहीं बाहर घूमने जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। और कह के चले जाते हैं। जाते तो हैं लेकिन फिर अपने पड़ोसी से कह के जाते हैं कि मेरे घर पे ध्यान रखना, मेरे जाने के बाद मेरे घर में मेरे बहू के साथ कोई लड़का या कोई अनजान मर्द आता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। दोस्तों आपको तो पता ही है कि जब किसी दूसरे के घर की चुगली करनी हो तो पड़ोसियों को इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और चांदनी के पड़ोसी को भी इस बात पे बहुत मज़ा आता है, वो स्वीकार कर लेते हैं। चांदनी के जो सास ससुर होते हैं कहीं बाहर नहीं जाते हैं, असल में वहाँ से कुछ दूरी पर ही एक होटल किराए पर लेते हैं और वहाँ पर रुक जाते हैं, अपनी बहू पर नज़र रखते हैं। 1-2 दिन जब बीत जाता है, जब चांदनी को लग जाता है कि उसके सास ससुर चले गए हैं, तो फिर वो अपने एक प्रेमी को, अपने एक बॉयफ्रेंड को अपने घर में बुलाती है। घर में तो वो बुलाती है क्योंकि उसे पता होता है कि इस बात की जानकारी किसी को भी न चलेगी, लेकिन जो पड़ोसी जो घात लगाए बैठा था, पड़ोसी तुरंत ही इसके सास ससुर को कॉल करके बता देता है कि आपकी बहू के साथ एक अनजान आदमी घर में अभी मौजूद है। अब सास ससुर को तो इसी की तलाश थी, इसी का तो इंतजार था। वो तुरंत पहुंचते हैं घर में तो देखते हैं कि कमरे में उनकी बहू एक अनजान आदमी के साथ है। सास जो थी अब बाहर से एक छोटा सा छेद था, उसके माध्यम से चुपके से मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर लेती है और उसके बाद जिस कमरे में ये दोनों बंद थे उसको बाहर से गेट लगा दिया जाता है। अगल बगल के लोगों को बुला लेते हैं, उसके सास ससुर और चांदनी के माता पिता को भी दिल्ली के पीतमपुरा में बुला लेते हैं।
और फिर उसके बाद शुरू होता है चांदनी को जलील करने का सिलसिला। चांदनी को इतना जलील किया जाता है कि इसके बारे में चांदनी ने सोचा तक नहीं था। चांदनी को सजा के नाम पर उसके सास ससुर, वहां पर जो कई लड़के थे, उसके माध्यम से पिटवाया भी जाता है, और वो जो अनजान व्यक्ति चांदनी के साथ उस कमरे में था उसको भी पीटा जाता। चांदनी को भद्दी भद्दी बातें कही जाती है। वहां पर जितने भी लोग थे, जितने भी मुंह थे, उतने तरह की बातें। लोग कहते थे कि जब अभिमन्यु शहीद हुआ था तो हम लोगों ने चांदनी को देखा था और लगता था कि ये देवी स्वरूपा है। हम लोगों ने इसे भगवान माना, हम लोगों ने इसे देवी माना, और ये तो उल्टा निकली। लोगों ने तरह तरह की बातें की। जो चांदनी के ससुर थे उन्होंने चांदनी को लेकर भी बहुत सारी बातें की, और अब वो चांदनी के माता पिता को लेकर कहना शुरू किया। उन्होंने कहा कि अगर मुझे पता होता कि मेरे बेटे की शादी एक ऐसे खानदान में हो रही है, ऐसे नीच घटिया खानदान में हो रही है जहाँ की लड़की इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती है, तो मैं कभी भी अपने बेटे की शादी नहीं करता। वो यह भी कहते हैं कि तुम्हारी लड़की ऐसी थी तो ये ऐसा नहीं है कि अब हो गई होगी, ये शुरू से ही ऐसी ही रही होगी। अगर तुम्हें ऐसा ही था तो क्यों मेरे परिवार पर कालिक पुतवाए तुम अपने बेटी को किसी वेश्यालय में छोड़ आते, किसी कोठे पर छोड़ आते। ये बात चांदनी से बर्दाश्त न हुआ, और तब चांदनी ने जो बातें कही वो बातें उन सारे परिवार के लोगों को सुननी चाहिए जिनके घर में लड़की कोई विधवा हो गई हो, या फिर जिनकी बहू कोई विधवा हो गई हो। उन सारे लोगों को चांदनी ने जो बात कही वो बात अवश्य सुननी चाहिए। चांदनी उसके बाद कहना शुरू करती है, जब मेरे पति अभिमन्यु शहीद हो गए तो मुझे लगा कि मेरी जिंदगी उजड़ गई, लेकिन जब वो तिरंगे में लिपट कर आए तो मैं अंदर से टूट तो चुकी थी, लेकिन तिरंगे में लिपटे हुए अपने पति को देखकर मेरा जो सीना था गर्व से चौड़ा हो गया। मुझे अपने आप पर गर्व होने लगा था कि मैं एक शहीद की पत्नी हूँ। मैंने सोच लिया था कि मैं इसी तरीके से अपनी पूरी जिंदगी उन्हीं के विधवा बन के निवाह दूंगी, गुजार दूंगी। उनके शहीद होने के एवज में सरकार के तरफ से कुछ मुआवजा अलॉट किया गया था, और उस मुआवजे के लिए मैं अधिकारियों के चक्कर लगाना शुरू की, और उसमें से कुछ अधिकारियों ने मेरा शारीरिक शोषण किया। उस 2-3 महीने में मैंने सोच लिया था, अपने आप से वादा कर चुकी थी कि मैं इसी प्रकार से अपना जीवन गुजार दूंगी, अपने पति को याद करते करते। लेकिन जब उस अधिकारियों ने मेरा शारीरिक शोषण किया तब मुझे एहसास हुआ मेरी जिंदगी इस तरीके से खुशी खुशी नहीं बीत सकती। कोई ना कोई जब भी मौका मिलेगा, जब भी किसी को कोई अवसर मिलेगा, मेरा शारीरिक शोषण करेगा ही। मैंने ये बात अपने माता पिता को बताई। उसके बाद मेरे मन में भी मेरे शरीर को लेकर अजीब अजीब ख्याल आने लगे थे। मेरा मन भी बिगड़ने लगा था। तो मेरे माता पिता ने मुझसे कहा कि अगर तुम शादी करना चाहती हो तो शादी कर लो। मैंने शादी के लिए हाँ भी कर दी थी। मेरे माता पिता ने मुझे सुझाव दिया था कि तुम चाहो तो तुम अपने देवर से शादी कर लो, मैं इससे बात करती हूँ तुम्हारे सास ससुर से इस मैटर पर। मैंने हाँ कर दी, और मेरे माता पिता ने देवर से शादी की बात जब मेरे सास ससुर से की तो इन लोगों ने साफ तरीके से मना कर दिया, यह कहते हुए मना किया कि इस तरीके से तो हमारे घर की इज्जत है वो मिट्टी में मिल जाएगी। उसके बाद मेरे घर वालों ने ये भी कहा कि अगर आप चाहें तो मैं अपनी बेटी की शादी किसी दूसरे अच्छे ठीक ठाक लड़के से कर देती हूँ। इन सब चीज़ पर भी इन लोगों ने आपत्ति जताई और कहा कि ये मेरे घर का मामला है, इसमें आप लोग दखल ना दें तो अच्छा है। तब तक मेरे मन में ख्याल आने शुरू हो गए थे। मैं अपने आप को कहीं पर बिजी कर देना चाहती थी जिससे कि ये सब जो ख्याल हैं मुझे परेशान न करें। और तब मैं एक ब्यूटी पार्लर ज्वाइन की। जब मैं बाहर जाती थी, जो लोग भी मुझे देखते थे वो मुझे देखकर गंदी गंदी फब्तियाँ मुझे देखकर अजीब अजीब बातें कहते थे, अश्लील बातें कहते थे, टोंट कसा करते। ऐसा नहीं है कि मैं सती सावित्री हूँ। वो लोग जब ऐसी बातें कहते थे तो हर बार मुझे बुरा ही नहीं लगता था, कई बार मुझे अच्छा भी लगता था। मैं उनमें संभावना ढूंढना शुरू कर देती थी। कई बार मैं ऐसा भी सोचती थी कि काश जो मुझे ऐसा कह रहा है मुझे इसके साथ समय बिताने का मौका मिल जाए। जब कभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा शरीर की ज़रूरत मुझे परेशान करती थी, तो मैं भी तलाश करना शुरू कर देती थी। और फिर एकदम से चांदनी गुस्से में तमतमाते हुए कहती है, अपने सास और ससुर की तरफ इशारा करते हुए, कि इन दोनों की उम्र 60 से 65 के बीच में है। आज भी ये दोनों साथ में सोते हैं, ये दोनों साथ सोते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। साथ सोते हैं,
इन लोगों की अब भी कोई शरीर की अपनी ज़रूरत होती है, उनको ये पूरा कर ले। मेरी उम्र तो अभी 28-29 है, क्या मेरे शरीर की ज़रूरत नहीं हो सकती? क्या मेरे शरीर की ज़रूरत मुझे मजबूर नहीं कर सकती? दोस्तों, वहाँ पर कई सारे समझदार लोग थे। वो समझ गए थे कि चांदनी की बातों में सच्चाई तो है। चांदनी जो कह रही है उसमें कहीं न कहीं बहुत गहरी बात छुपी हुई है। फिर लोग निर्णय निकालते हैं और निर्णय निकाल कर उसके सास-ससुर से कहते हैं कि चांदनी जो कह रही है एकदम सच कह रही है। चांदनी ने जो किया, चांदनी मजबूर होकर की। चांदनी ने जब तुम्हारे सामने ऑप्शन रखा था कि तुम अपने छोटे बेटे से इसकी शादी कर दो, तो तुमने क्यों नहीं की? तुम अपने घर की इज्जत बचाने के चक्कर में किसी लड़की के जीवन को बर्बाद कर दोगे? ये इसकी अभी उम्र 28-29 साल है। इसके सामने अभी पूरी जवानी बची हुई है, पूरी जिंदगी बची हुई है। अगर तुम अपने बेटे से शादी नहीं कर सकते तो इसे फ्री कर देते कि ये किसी और से शादी कर ले। तुमने इस तरीके से इसके ऊपर पाबंदी लगा के तुमने तो इसके जीवन में आग लगा दी, इसकी खुशियों में आग लगा दी। सास ससुर को समझाते हैं कि जैसे पेट की भूख होती है वैसे ही शरीर की भूख होती है। जब लोगों को पेट की भूख सताती है तो आदमी या तो अत्याचारी हो जाता है या फिर क्रांतिकारी हो जाता है, लेकिन लोगों को जब शरीर की भूख सताती है तो वो बेभिचारी हो जाता है। चांदनी को बेभिचार करने पर तुम लोगों ने मजबूर किया। चांदनी अपने शरीर के हाथों मजबूर होकर वो सब की। चांदनी के जो सास ससुर थे उनके आंखों पर जो इज्जत का एक झूठा पर्दा डला हुआ था वो फट चुका होता है। वो सच्चाई समझ चुके होते हैं। उन्हें पता चल चुका होता है कि उन्होंने चांदनी के ऊपर कितना अत्याचार किया। जो चांदनी का देवर होता है बेंगलोर में जॉब करता है, किसी प्राइवेट कंपनी में उसे बुलाया जाता है और फिर चांदनी की उससे एक सामान्य तरीके से शादी कर दी जाती है। देवर भी खुशी खुशी शादी कर लेता है। वो पहले से भी शादी करना चाहता ही था, बस अपने माता पिता के कारण शादी करने से वो पीछे हट रहा था। वो अपनी भाभी की स्थिति को जानता था। वो चाहता था कि अपने घर की इज्जत को अपने घर में रख लिया जाए। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात अपने तरफ से जोड़ना चाहूंगा कि अगर कोई विधवा किसी से शादी करना चाहती है तो हमें उसका विरोध करने का, उसे रोकने का कोई हक नहीं है। उस विधवा को पूरी स्वतंत्रता है, पूरा हक है कि वो अपना जीवन जिस तरीके से जीना चाहे जी सकती है। आज पहले का ज़माना नहीं रहा जिस ज़माने में अगर कोई महिला विधवा हो जाती थी तो समाज उसे एक देवी के नज़र से देखता था, उसे पूजता था, उसका देखभाल करता था आजीवन। उस समय उस तरीके का माहौल भी था कि उस विधवा के मन में भी कोई गंदी बात नहीं आती थी। उसे इस तरीके का माहौल, एक सात्विक माहौल बना के दे दिया जाता था जिसमें वे अपने आप को एकदम से बदल लेती थी। लेकिन आज का दौर ऐसा नहीं है। अगर कोई विधवा कहीं से गुजर रही है, अगर वो किसी को अकेले में मिल जाएगी तो लोग वहाँ मौका मिलते ही चौका लगाने की कोशिश करते। मान लो कि अगर वो विधवा टाइम पास करने के लिए मोबाइल देखती है तो मोबाइल में कभी भी उसके सामने उस तरीके की आपत्तिजनक दृश्य आ सकते हैं जिसको देखकर उस विधवा का मन बिगड़ सकता है। एक बार अगर विधवा का मन बिगड़ गया तो वो खुद तो गंदी होगी ही साथ अपने आसपास के वातावरण को गंदा कर देगी। इसमें उस सिर्फ विधवा का दोष नहीं है, ताली दोनों हाथों से बजती है। विधवा खुद से थोड़े न गंदी हो जाती है, उसे गंदा करते हैं इसी समाज के लोग। इससे अच्छा है कि विधवा अगर किसी से शादी करना चाहे तो उसे सहयोग देकर खुशी खुशी शादी कर दे। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब भी आप कमेंट करें तो कमेंट में आप अपना नाम, अपना पता अवश्य लिखें। आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका शुक्रिया।